हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पीसीएम पे बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप ये न्यूमेरिकल पोर्शन भी अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। आई होप मैं जिस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल मैनर में आपका डेटा कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, इसे लाइक करें और अपने ग्रुप्स में इसे बहुत से बहुत शेयर भी करें ताकि मैं इसी तरीके के वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए बनाती रहूं। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ा था। हम लोगों ने अपने इनपुट सिग्नल को लिया था। इनपुट जो था वो हमारा एनालॉग सिग्नल था। ओके, उसे हमने पहला जो हमारा काम था वो एक सैम्पलर था जो कि हमारे सिग्नल के सैंपल्स बना देता है। फिर उसके बाद में हमने क्वांटाइजर लिया था, फिर उसके बाद में हमने एनकोडर लिया था। ठीक है, ओके। तो और उसके बाद जो हमें डेटा मिला था वो हमें 110001 इस तरह से हमें डिजिटल डेटा मिल गया था। ठीक है, तो ये हमारे सैम्पलर, तो ये हमारे स्टेप्स से 3 बेसिक स्टेप्स। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जब हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करते हैं तो ये जो हमारा क्वांटाइजर है दैट ब्रिंग्स क्वांटाइजेशन एरर। ओके, और ये एक लिमिट प्लेस करता है हमारे स्कीम में। सैम्पलर जो है वो अपनी एक सैम्पलिंग रेट अपने साथ लेके आता है और ये भी हम डिसाइड करते हैं कि किस रेट से हम सैंपल करेंगे। और क्वांटाइजर ये लिमिट करता है कि कितना एरर इंक्लूड होगा और ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना अच्छा सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट होगा। अगर सैम्पलिंग रेट कम रखेंगे तो भी आपको यहाँ पे अच्छा सिग्नल नहीं मिलेगा, अगर आप लेवल कम रखेंगे तो भी आपको यहाँ पे सिग्नल अच्छा रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो दोनों के हाई लेवल्स रखना हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट है। तो हमने सैम्पलर के लिए ऐसा पढ़ा था कि हमारी अगर एनालॉग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर FM है तो हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम 2FM होनी चाहिए। या अगर हम इसे दूसरे लैंग्वेज में, कई बार आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी होगी, कई बार आपको एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ दी होगी। ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या आपको बैंडविड्थ दी होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इन दोनों को आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बैंडविड्थ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर इस तरह से दिया है तो भी ये होगा, अगर बैंडविड्थ दी है तो भी आप इस रेट से बोलेंगे। तो इस रेट से आपको सैंपल करना पड़ेगा। तो आपको कई बार दिया जाता है कि एनालॉग सिग्नल ये है, उसकी बैंडविड्थ ये है, तो सैंपलिंग रेट निकालिए। ये आपने सैंपल कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे क्वांटाइजेशन एरर आया, हमने ये जो सैंपल्स लिए थे, ठीक है, इन सैंपल्स की वैल्यू जो थी 4.1 थी और हमने इसे कन्वर्ट किया 4 में, तो ये आ गया आपका क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर जो था अगर उसे हम EQ पे बोले तो ये हमारे स्टेप साइज पे डिपेंड करता है और इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज जो थी हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ लिया है, प्लस माइनस, अगर हम इसे डेल्टा से बताएं, प्लस माइनस डेल्टा बाय 2 की रेंज में आपका। इस क्वांटाइजेशन से कितना क्वांटाइजेशन एरर आ सकता है अगर हम इसे एक स्टैंडर्ड साइन वेव लेके और उसका अगर हम कन्वर्जन करें तो EQ विल बी इन द रेंज ऑफ डेल्टा स्क्वायर बाय 12। इतना आपका एरर इंक्लूड हो जाता है आप जब क्वांटाइजेशन करते हैं। इस क्वांटाइजेशन से जब आप आपकी मान लीजिए कि आपने एक इनपुट जो था ना वो अगर आप स्टैंडर्ड साइन वेव लेके अगर उसे क्वांटाइज करके उसकी एवरेज सिग्नल पावर और उसमें क्वांटाइजेशन की वजह से आने वाला एरर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर इसे स्टैंडर्ड सिग्नल बोल के, तो आपका जो क्वांटाइजेशन एरर है जो है वो जनरली आ जाता है आपका क्वांटाइजेशन एरर आपने डेल्टा स्क्वायर बाय 12 वोल्ट में बोलेंगे। ये इसे क्वांटाइजेशन नॉइस पावर भी बोलते हैं या क्वांटाइजेशन नॉइस भी बोलते हैं। आपको लिटरेचर में ये भी मिलेगा क्वांटाइजेशन नॉइस और क्वांटाइजेशन नॉइस पावर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो अगर ये नॉइस का मतलब वो जो अनवांटेडली इंक्लूड हो गया है, ये नॉइस 0.1 का एरर अनवांटेडली इंक्लूड हो गया है, तो इससे कई जगह पे आपको क्वांटाइजेशन नॉइस पावर भी मिलेगी और आपके एनालॉग सिग्नल की एवरेज पावर भी होती है। तो जितना आपका
क्वांटाइजेशन ज्यादा है, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर ज्यादा है, उतनी ही आपकी सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है वो कम होता जाएगा। तो आप SNR, ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके लिए CSC और IT के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए थोड़ा सा ओवर टेक्निकल हो जाएगा। कम्युनिकेशन इंजीनियर्स को हम इसे बहुत डिटेल में डिराइव करके निकालते हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि क्वांटाइजेशन नॉइस इतना इंक्लूड होता है अगर डेल्टा स्टेप साइज एक, तो ये लर्न कर सकते हैं। और अगर आप क्वांटाइजेशन नॉइस पावर की वजह से SNR कैसे होगा, तो उसे आप 1.76 प्लस 6n ये वैल्यू आएगी। इस क्वांटाइजेशन एरर या क्वांटाइजेशन नॉइस की वजह से आने वाला जो SNR है ये आएगा डायरेक्ट dB में, ठीक है। सिग्नल पावर हमारी PS है और क्वांटाइजेशन नॉइस पावर जो है वो हमारी PN है। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जब निकालते हैं 10 log of 10 PS/PN, ये इस क्वांटाइजेशन नॉइस की पावर, कितना क्वांटाइजेशन नॉइस एंटर हो गया और कितनी सिग्नल की पावर थी। जितना एरर ज्यादा होगा उतना ही नॉइस पावर ज्यादा होगा और आप पुअर क्वालिटी का रिसेप्शन जो है वो रिसीव करेंगे। तो एक आप इस फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं। एन जो है वो है नंबर ऑफ बिट्स फॉर एनकोडिंग। जितने आप लेवल से ज्यादा बनाएंगे उतना ही क्वांटाइजेशन लेवल क्वांटाइजेशन एरर कम होता जाएगा। अगर आपने 8 कोड बनाए, 8 अगर आपने लेवल बनाए तो आपको 3 बिट्स चाहिए होगी, एरर कुछ रहेगा। लेकिन अगर आप 32 लेवल्स बनाते हैं तो आप इसको कोड बनाने के लिए 5 बिट, और ये डेल्टा का साइज छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा छोटा होता जाएगा, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर छोटी होती जाएगी और आपका SNR इंप्रूव होता जाएगा। जैसे जैसे n बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका SNR इंप्रूव होता जाएगा। तो न्यूमेरिकल जो स्टॉलिंग में आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं वो आपको इस फॉर्मूला से बेस मिलेंगे। तो आप एक तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का पूछा जा सकता है, एक SNR से n या n से SNR आपसे पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला हम लर्न करेंगे। ये थे आपके सैंपल लिए आपने पर सेकेंड, ठीक। आपने क्या किया, पहला काम किया सैंपल लिए, फिर हर सैंपल को आपने बिट्स में कन्वर्ट किए। कितनी बिट्स लगी वो आपने नंबर ऑफ लेवल्स के, मान लीजिए आपके नंबर ऑफ लेवल्स L अगर आपने लिए हैं तो L शुड बी इन द रेंज ऑफ 2 raised to power n। अगर आपने 30 लेवल लिए हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5 बिट्स चाहिए होगी, ठीक है ना, क्योंकि 32 के लिए 5 चाहिए होती है। तो आप अपने नंबर ऑफ लेवल से n निकालेंगे, ये आ गई आपकी n। तो नंबर ऑफ लेवल से आप n निकालेंगे। अब आपने अपनी जो B बैंडविड्थ है, देखिए आपका B बैंडविड्थ का सिग्नल था, उससे आपने 2B सैंपल पर सेकेंड लिए और हर सैंपल को आपने n बिट्स में, ये आई है सैंपलिंग रेट, आपने हर सैंपल को n बिट में कन्वर्ट किया। तो आप कितनी बिट्स पर सेकेंड भेज रहे हैं, 2B इंटू n, ये आपकी हो गई बिट पर सेकेंड, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि इस PCM कोड में बिट रेट क्या है, बिट रेट होगी 2BN, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि PCM बैंडविड्थ क्या है, 2B सैंपल को ट्रांसमिट करने के लिए B बैंडविड्थ चाहिए, तो 2BN सैंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए PCM की जो बैंडविड्थ है वो जनरली NB आ जाती है, NB हर्ट्ज, ठीक है। आपसे ऐसा कुछ पूछे n टाइम्स, जब हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ n टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये है बेसिक जिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। हम 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। पहला एग्जांपल सेज हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ PCM SNR ऑफ 55 dB। PCM का SNR dB में इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये 55 दिया हुआ है तो 1.76 प्लस 6n, तो 6n इज ऑलमोस्ट, अगर हम इसे 2 ले तो 53, तो n इज ऑलमोस्ट 9, ठीक है। n शुड बी ग्रेटर देन, तो 54/6 8 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपको 9 बिट्स चाहिए होगी। कितना सिंपल, आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख के, ये स्टैंडर्ड PCM सिग्नल का SNR है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड में, a telephone line has a frequency range of 3000 Hz and SNR equals to 48 dB।
तो टेलीफोन लाइन की ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये इसकी बैंडविड्थ है। तो एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है? 3000 हर्ट्ज। ओके, और एसएनआर आपको क्या दिया है? एसएनआर आपको दिया गया है इक्वल्स टू 48 dB। इस एसएनआर से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एसएनआर से आप केवल एन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को देख के। तो हम अगर एन कैलकुलेट करें तो 48 इक्वल्स टू 1.76 प्लस 6n। जब आपका जो नंबर ऑफ बिट्स बहुत ज्यादा हो तो आप एसएनआर को 6n भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपका 40, 50 इज वेरी ग्रेटर देन 1.76 तो आप इसे ऐसे भी लिख के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इससे आपका n आ जाएगा 6। ठीक है ना, 48 अगर हम इसे 2 करें तो ये आपका 46 6n से, तो भी आपका यहाँ पे जो आपका अप्रोक्सीमेट नंबर आएगा वो 6 आएगा। तो नंबर ऑफ बिट्स जो आ गई वो आपके आ गई 6। क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द सैम्पलिंग रेट। ए क्या पूछ रहे हैं? अगर इन्हें ए बी सी और डी करें, ए पूछ रहे हैं सैम्पलिंग रेट, मतलब हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये कम से कम आपकी 2 बैंडविड्थ या 2 FM से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है ना ये इसकी, ठीक। तो क्या होनी चाहिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट? 2 इंटू 3000। तो आपकी सैम्पलिंग रेट कम से कम 6 किलो हर्ट्ज होनी चाहिए। आपको 6 किलो हर्ट्ज रेट से सैंपल लेने चाहिए। ये हो गया ए। बी आपसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। ओके, मिनिमम आई डू करेक्ट, ये तीसरे में पूछा गया है। बी में प्लीज डू द करेक्शन, ये पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स आपकी आ गई है 6। सी सेक्शन में आपसे पूछा गया फाइनल डेटा रेट। ठीक है, सी में आपसे पूछा गया है बिट्स पर सेकेंड आप कितनी ट्रांसमिट करते हैं। अभी हमने क्या लिखी थी? बिट रेट क्या आ जाती है? 2NB, दैट विल बी 2NB। एन हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 इंटू 6 इंटू 3K, 3000 को 3K लिख रही हूं, तो ये आपका हो गया 36K बिट्स पर सेकेंड आप भेजेंगे। हो गया ये। उसके बाद में डी में क्या पूछ रहे हैं आपसे? डी में आपसे पूछ रहे हैं पीसीएम बैंडविड्थ। पीसीएम बैंडविड्थ हमने बताया कि जब हम डिजिटल कन्वर्जन करते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ NB हो जाती है। एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ B थी, पीसीएम कन्वर्जन से हमें n टाइम्स बैंडविड्थ चाहिए होती है अपने डेटा को भेजने के लिए, और ये डिजिटल ट्रांसमिशन का है मेजर लिमिटेशन है। NB पीसीएम बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? N is 6, ये है 3K, तो आपको पीसीएम बैंडविड्थ 18 किलो हर्ट्ज मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। ये सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें तो एक न्यूमेरिकल का फॉर्म में आ सकता है, सब्जेक्टिव आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप पीसीएम और पीसीएम पे किस किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इनमें से कोई भी डेटा देके आपसे इंटर एक्सचेंज करवाया जा सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स देके आपसे अप्रोक्सीमेट एसएनआर पूछा जा सकता है, या आपको बिट रेट देके आपसे नंबर ऑफ बिट्स पूछी जा सकती है। तो आप इन पे बेस्ड सभी तरह की पॉसिबिलिटीज को प्रैक्टिस कर लीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।